बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज से हम ऑनवर्ड्स केमिस्ट्री के लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। चाहे आपके पास ये फेडरल बोर्ड है, रावलपिंडी बोर्ड है, केपी के बोर्ड है या कोई भी, तो आपके पास जो फिज़िक्स केमिस्ट्री और मैथ के टॉपिक्स हैं वो सेम है सारे। तो एक ही बुक को हम लेके चलेंगे। आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है और कॉन्सेप्ट को समझते हुए उससे रिलेटेड अपनी बुक से, अपने सिलेबस से आपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना है। तो स्टार्ट करते हैं हम स्टोकियोमेट्री से। स्टोकियोमेट्री केमिस्ट्री का एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। इसमें आपने बेसिकली केमिकल के जो रिएक्टेंट्स होते हैं, जो रिएक्शंस होते हैं केमिकल्स, उनके आपने जो है वो बैलेंस करना होता है उनकी इक्वेशन को, कितने अमाउंट में कौन सा रिएक्टेंट डालें तो कौन सा प्रोडक्ट जो है वो आपका प्रोड्यूस होगा और कितने अमाउंट में प्रोड्यूस होगा। तो बेसिकली इस पूरे चैप्टर में आपने सारी कैलकुलेशंस करनी है कि केमिकल्स की रिएक्शंस के अंदर कौन कौन सी कैलकुलेशंस की जाती हैं और कैसे की जाती हैं। डिफरेंट रियल लाइफ एग्जांपल जिसने आपको दी हुई हैं, जिस तरह फायरवर्क्स है। फायरवर्क मैन्युफैक्चरर ने जो अमाउंट ऑफ केमिकल्स डालने होते हैं अपने फायरवर्क्स में, उसको वो कैलकुलेट करके डालता है, क्योंकि ज़्यादा रॉन्ग कैलकुलेटेड अमाउंट डालने से वायलेंट एक्सप्लोजन्स हो सकते हैं। इसी तरह केमिकल रिएक्शंस के अंदर अगर आप देखें तो केमिकल रिएक्शन के अंदर आपको फिक्स अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेना पड़ता है और उसी हिसाब से आपके फिक्स अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स बनते हैं। अगर आप ज़्यादा रिएक्टेंट ले लेंगे तो उससे क्या होगा कि रिएक्शन जितना होना था वो हो जाएगा और बाकी जो है वो एक्सेस रिएक्टेंट्स के तौर पे ज़ाया हो जाता है। क्योंकि केमिकल्स काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं और इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी नुकसान होता है, तो इसलिए स्टोकियोमेट्री बड़ी ज़रूरी है। इससे आपको एफिशिएंट वे मिलता है कि किस तरह आपको कैलकुलेशन करनी चाहिए और कितनी अमाउंट में करनी चाहिए। सॉरी। तो कोई भी मेडिसिन बनती है तो उसमें भी आप देखें तो आपके पास जो मेडिसिन के अंदर उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन होती है वो भी फिक्स्ड अमाउंट में आपको नज़र आएगी कि इतने अमाउंट में ये केमिकल है, इतने अमाउंट में ये केमिकल है। कम ज़्यादा आप नहीं कर सकते क्योंकि वो डेंजरस होता है। तो स्टोकियोमेट्री बेसिकली क्या होता है? द स्टडी ऑफ रिलेटिव अमाउंट्स ऑफ सब्सटेंसेस इन्वॉल्व्ड इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड स्टोकियोमेट्री। यानी आपने अमाउंट, रिलेटिव अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस जो आपने मेजर करके, कैलकुलेट करके डालने हैं रिएक्शन कराने के लिए, तो उसको क्या कहते हैं? स्टोकियोमेट्री। इसमें होता है द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन आर कॉल्ड स्टोकियोमेट्रिक अमाउंट्स। के आपने कितनी मिकदार में, कितनी अमाउंट में कौन सा रिएक्टेंट डालना है और उस हिसाब से कौन सा प्रोडक्ट जो है आपका बनेगा। ये सारी कहानी आपने इस चैप्टर में देखनी है। सॉरी। सबसे पहले आपके पास आ गया मोल। मोल क्या होता है जी? बड़ा एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। द अमाउंट, द एटॉमिक मास, फार्मूला मास एंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड मोल। यानी मोल आपके पास एक मिकदार है, एक क्वांटिटी है जो आप किसी भी केमिकल्स का लेते हो रिएक्शन कराने के लिए। अब होता क्या है कि नॉर्मल लाइफ में, डेली लाइफ में आप देखें तो आपके पास जो है वो ग्राम्स में या किलोग्राम्स में वेट लिया, मैस लिया जाता है चीज़ों को बनाने के लिए या मेजर करने के लिए। लेकिन मोल में इस तरह का काम नहीं होता। मोल बेसिकली इंट्रोड्यूस ही तब कराया गया था क्योंकि मैसेज और वेट्स का काफ़ी फ़र्क आ रहा था। होता क्या है कि आपके जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें एटम्स आपस में रिएक्ट कर रहे होते हैं। एटम्स रिएक्ट करते हैं अंदर रिएक्शन के अंदर, तो आपके पास होता है। तो अब अगर आप मैस के हिसाब से आप रिएक्शन डालेंगे कि फॉर एग्जांपल इतने ग्राम ऑफ एक सब्सटेंस और इतने ग्राम ऑफ एक सब्सटेंस है, तो वो देखने में, सुनने में तो आपको लग रहा होगा कि दोनों की ग्राम सेम है, तो वो देखने में भी सेम होंगे, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। तो मोल बेसिकली क्या होता है कि आपके पास नंबर ऑफ एटम्स के हिसाब से कैलकुलेट करके आपको मोल डिफाइन किया गया है कि कितने मोल रिएक्ट करके कितने प्रोडक्ट्स बनाएंगे और कितने उनके मोल्स होंगे। तो मोल बेसिकली बड़ा इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है। आपको इससे मैसेज से जान छूट जाती है आपकी। आप इस केमिकल्स के मैसेज को मोल्स में कन्वर्ट करते हैं और मोल से आप रिएक्शन कराते हैं कि किस रिएक्टेंट का कितना मोल डाला जाए तो उसके साथ होता है। अब जिस तरह वन मोल है, वन मोल के अंदर 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। कोई भी आप सब्सटेंस ले लो, एट कोई भी आप एलिमेंट ले लो पीरियोडिक टेबल से, तो उसके अंदर आप देखें तो अगर सबका वन वन मोल लें तो उसका मतलब है कि वन मोल के अंदर आपके पास क्या है? 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स मौजूद होंगे। तो मोल का कॉन्सेप्ट इसलिए ये लाया गया ताकि आप सिंपली मोल के ज़रिए कैलकुलेट करके बता सकें कि आपने कितने अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स जो है रिएक्शन के अंदर लिए हैं। तो जो
साथ कोफिशिएंट लिखा जाता है, जैसे 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2, एक केमिकल रिएक्शन आपके सामने है जिसमें जो 2 हाइड्रोजन के मोल्स हैं, 1 ऑक्सीजन का मोल है, 2 वाटर मॉलिक्यूल बन रहे हैं। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, आपके पास मोल्स बता रहा है। अब इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं वो आप डिफाइन कर सकते हो इजीली कि 1 मोल के अंदर इतने एटम्स होते हैं तो फलां मोल के अंदर कितने होंगे। तो ये जब आपको कैलकुलेशंस एग्जांपल्स करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो मोल कैलकुलेशंस की तरफ अब चलते हैं कि मोल रेशियोज जो है वो किस क्या होती हैं और उनका मकसद क्या है। तो एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल 1.1 पे चलते हैं, तो फिर आगे आपके पास क्वेश्चन जो है वो मज़ीद सॉल्व होते जाएंगे। तो चलते हैं एग्जांपल 1 पे। तो अभी हम मोल की कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं कि मोल कैसे कैलकुलेट करना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मोल स्टार्ट करते हैं। मोल आपके पास क्या है, मोल की कैलकुलेशन एक एग्जांपल मैं देता हूँ। आपके पास एक मेथनॉल है 2CH3OH प्लस 3O2, उसकी कंबस्शन हो रही है और उसकी कंबस्शन से आपके पास क्या बन रहा है, 2CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 4H2O वाटर, पानी उसके साथ उसकी कंबस्शन से बन रहा है। ठीक हो गया। तो अब आपने कैलकुलेट क्या करना है, ये आपके पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन के हिसाब से कहा है कि इफ़ आपके पास जो है वो 3.5 मोल्स ऑफ CH3OH हो जाएं, यानी ये स्टैंडर्ड है कि 2 मोल्स ऑफ मेथनॉल 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है एंड 4 मोल्स ऑफ वाटर बनता है। लेकिन अब वो कह रहा है कि अगर 2 के बजाय आपके पास 3.5 मोल्स ऑफ CH3OH हों तो सबसे पहले आपने क्या कैलकुलेट करना है इसके हिसाब से कि ऑक्सीजन कितनी रिक्वायर्ड होगी बढ़ने के लिए और 2 कितनी रिक्वायर्ड है, एंड पार्ट बी आपके पास क्या कह रहा है कि वाटर कितना प्रोड्यूस होगा। तो आपने ये कैलकुलेट करना है। मैं आपको बड़ी इजी टिप बताऊंगा, उसको आप लेके सारे क्वेश्चंस आपके केमिस्ट्री के बड़े इजी हो जाएंगे। तो वो रूल आप ध्यान से सुनिएगा, वीडियो में हमारे साथ रहिएगा ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये आपके पास एक सिंपल सा मोल का क्वेश्चन है कि आपको हमेशा स्टैंडर्ड इक्वेशन लेके चलनी पड़ती है। ये जो आपके पास है ना, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इस स्टैंडर्ड के मोल्स को कंपेयर करके आपने जो है ये कैलकुलेट करनी है। अब स्टैंडर्ड के हिसाब से देखा जाए तो पार्ट ए क्या है हमारे पास कि आपके पास अगर ऑक्सीजन कितनी निकालनी है, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड में देखें कि अगर 2 मोल्स ऑफ CH3OH आपके पास हों तो उसको बर्न करने के लिए जितनी हमें ऑक्सीजन चाहिए कितनी चाहिए, 3 मोल्स ऑफ O2 रिक्वायर्ड। के 2 मोल्स ऑफ CH3OH को बर्न करने के लिए 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हमें रिक्वायर्ड है। तो क्वेश्चन के हिसाब से अगर हमारे पास 3.5 मोल्स हो जाएं 2 के बजाय, तो अगर 3.5 मोल्स ऑफ CH3OH हमें बर्न करने पड़ जाएं तो हमारे पास कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी, उसको हम x कह लेते हैं। अब ये बड़ा इजी मेथड है कि मैं दोबारा से समझा रहा हूँ आपको। स्टैंडर्ड के मोल्स के साथ ये जो आपने पहली लाइन लिखी है ये स्टैंडर्ड इक्वेशन के हिसाब से लिखी है। देखेंगे 2 मोल्स ऑफ CH3OH हों तो 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हमें चाहिए होती हैं बढ़ने के लिए। तो अगर आपके पास मोल्स कोई भी रैंडम अमाउंट आ जाए कि 3.5 मोल्स ऑफ CH3OH हों तो कितनी ऑक्सीजन चाहिए होगी, उसको हम x मोल्स ऑफ O2 कह देते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई से क्या होगा आपके पास सिंप्लीफाई हो जाएगा, यानी ये वाला फैक्टर इधर मल्टीप्लाई कर दें और ये वाला फैक्टर इधर मल्टीप्लाई कर दें तो होगा क्या, आप देखें 2 इंटू एक्स इक्वल टू 3.5 इंटू कितने मोल्स ऑफ 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। एक्स की वैल्यू क्या आ रही है 3.5 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 2। तो एक्स क्या है मोल्स ऑफ O2। देखें आपके पास क्या मोल्स ऑफ O2 आ गए इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 5.25 मोल्स ऑफ O2। तो ये देखें बड़ा सिंपल तरीके से आपके पास आ गया कि अगर आपके पास स्टैंडर्ड के हिसाब से 2 मोल्स ऑफ मेथनॉल हों तो उसको बर्न करने के लिए 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में कोई कुछ भी कह दे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कह दे कि 3.5 मोल्स 2 के बजाय अगर आपको दे दिए जाएं तो फिर कितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी, तो वो हमने कैलकुलेट की कि 2 मोल्स ऑफ CH3OH हों तो 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हमें रिक्वायर्ड होती है 2 मोल्स ऑफ मेथनॉल को बर्न करने के लिए। और क्वेश्चन के हिसाब से 3.5 मोल्स ऑफ CH3OH हों तो कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी, उसको x कह दें। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब तो आपके पास 3 इंटू 2 x इंटू 2 प्लस इक्वल टू 3.5 इंटू
3। तो 2 यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो x यानी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह पार्ट बी करते हैं। ये आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो पार्ट मैं इसको रेस कर रहा हूँ ताकि आपको पार्ट बी जो है वो समझ आ जाए। अब पार्ट बी में देखें आपके पास क्या है कि वाटर कितना प्रोड्यूस होगा किसके हिसाब से 3.5 मोल। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड के हिसाब से आप इक्वेशन बना लें कि अगर 2 मोल्स ऑफ CH3OH हो 2 मोल्स ऑफ CH3OH बर्न हो तो कितना वाटर बन रहा है स्टैंडर्ड के हिसाब से 4 मोल्स ऑफ H2O हमारे पास प्रोड्यूस होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन के हिसाब से। क्लियर है? तो हमारे पास क्या आएगा तो अगर 3.5 मोल्स ऑफ CH3OH हो क्वेश्चन के हिसाब से बर्न हो तो कितना वाटर प्रोड्यूस होगा x। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखें ये वाला फैक्टर इसके साथ और ये वाला पूरा फैक्टर इसके साथ। तो इसमें हमारे पास वैल्यूज़ क्या आ रही हैं 2x से मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू एक्स इक्वल टू 3.5 मल्टीप्लाई होगा 4 से। तो 3.5 इंटू 4 तो x की वैल्यू अगेन 3.5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2। ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो गया तो x हमारे पास क्या है मोल्स ऑफ वाटर। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास डायरेक्ट कैलकुलेट करके मैं लिख देता हूँ 7 मोल्स ऑफ वाटर हमारे पास आंसर आ गया। तो देखें आपके पास बड़े सिंपल तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो ये बहुत इजी मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला। इस मेथड को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप से इस पूरे चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। कोई भी तो आपको इजी होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसी तरह आपके पास कोई भी एग्जांपल्स हैं आप वो इजीली कर सकते हैं। ठीक हो गया? तो मिलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। नेक्स्ट हमारे पास एक मोल का क्वेश्चन है कि हमारे पास आयरन ओर है, उसको जब हम रिएक्ट करवाते हैं, सॉरी यहाँ पे हमारे पास आएगा, सॉरी मैंने रिएक्शन थोड़ा सा गलत लिख दिया, कि आयरन ओर है जब उसको कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास 2 मोल्स ऑफ आयरन प्रोड्यूस होता है और 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस जो है वो होता है। अब इसमें क्वेश्चन को थोड़ा सा स्विच कर दिया कि अगर Fe2O3 यानी जो आयरन ओर है हमारे पास वो 425 ग्राम्स हो हमारे पास, तो उस 425 ग्राम्स के हिसाब से हमारे पास आयरन कितना प्रोड्यूस होगा। यानी पहले क्वेश्चन में आपने देखा कि आपने मोल्स के हिसाब से नंबर ऑफ़ मोल्स निकाले हैं। अब इसने क्या किया है कि इक्वेशन दे दी है जिसके अंदर आपको ये मोल्स गिवन है और उस इक्वेशन के हिसाब से उसने कहा है कि अगर आयरन और इतने ग्राम हो तो उस हिसाब से आयरन कितना प्रोड्यूस होगा, यानी ग्राम्स में कितना प्रोड्यूस होगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो है नंबर ऑफ़ मोल्स निकाल लेते हैं Fe2O3 के। Fe2O3 के मोल्स क्या बनेंगे हमारे पास वो कैलकुलेट करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। कि सबसे पहले हमारे पास है नंबर ऑफ़ मोल्स क्या होते हैं। नंबर ऑफ़ मोल्स का जो आपके पास फार्मूला है वो होता है मैस इन ग्राम्स, यानी जो गिवन मैस होता है डिवाइडेड बाय उसी सब्सटेंस का मोलर मैस जो पीरियोडिक टेबल से आप कैलकुलेट करते हैं। अब देखें नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ Fe2O3 के कितने आ रहे हैं मैस इसका गिवन है 425 ग्राम, सॉरी 425 ग्राम इसका मैस गिवन है। सॉरी मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ ताकि इजी हो जाए। 425 ग्राम आयरन का Fe2O3 का गिवन, और मोलर मैस इसका कैसे निकालेंगे। मोलर मैस इसका आता है आपके पास आयरन का, सारों का ऐड किया पीरियोडिक टेबल से देख के आयरन और ऑक्सीजन का, तो हमारे पास क्या बनता है ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 159.6 ग्राम पर मोल। तो ये आपके पास आ गया मोलर मैस ऑफ Fe2O3 का। तो अब इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स कितने आ गए 2.66 मोल्स ऑफ Fe2O3, यानी 2 इस ग्राम्स के हिसाब से हमारे पास 2.66 मोल्स ऑफ Fe2O3 आ गया। अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा पहले मेथड की तरह। किस तरह मैं आपको बताता हूँ कि देखें स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर 1 मोल ऑफ Fe2O3 बर्न हो, ये देखें या सॉरी रिएक्ट करे Fe2O3 तो कितना आयरन बन रहा है 2 मोल्स ऑफ आयरन, 2 मोल्स ऑफ
Fe हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है। क्लियर है? तो क्वेश्चन जो हमारे पास गिवन मैथ्स के हिसाब से जो मोल्स हमने कैलकुलेट किए हैं, तो 2.66 मोल्स ऑफ Fe2O3 अगर हमारे पास हों तो कितना आयरन प्रोड्यूस होना चाहिए, x, जो कि हमने कैलकुलेट करना है। तो अगेन वही स्टेप, क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे इस फैक्टर को इसके साथ और इसको इसके साथ, तो आपके पास क्या आ जाएगा x की वैल्यू मैं यहाँ पे कर देता हूँ ताकि आपको इजी हो जाए समझने में। तो x इंटू वन, देखें x इंटू वन इक्वल टू 2.66 मल्टीप्लाई बाय 2, ये इसके साथ। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, 2.66 इंटू 2 आपके पास आ रहा है 5.32 मोल्स ऑफ, वो किसके, Fe के, जिसके आपने कैलकुलेट करनी है। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि हाउ मच Fe इज़ प्रोड्यूस, यानी इसका मैस कितना है। तो इसके मोल्स आ गए हैं, इसके मैस निकालने में आसानी हो जाएगी। नंबर ऑफ़ मोल्स का फार्मूला आप लगा दें, इज़ इक्वल्स टू मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। ये आपके पास नंबर ऑफ़ मोल्स का फार्मूला है। नंबर ऑफ़ मोल्स आपके पास आ गए, कितने आए, 5.32 इक्वल टू मैस आपने निकालना है डिवाइडेड बाय मोलर मैस। आयरन का कितना होता है पीरियोडिक टेबल से आप देखें तो मोलर मैस इसका होता है 55.9 ग्राम्स। तो 55.9 ग्राम पर मोल आयरन का मोलर मैस होता है। तो मैस निकालना है तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास 5.9 है इक्वल टू मैस आ गया। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 297.388 ग्राम्स आपके पास मैस आ गया, मैस ऑफ Fe। आपका सिंप्लीफाई हो गई, यानी मेथड आपका एक ही है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई वाला। इस मेथड से आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक सिंपल मोल के क्वेश्चन थे। अब इससे रिलेटेड एक्सरसाइज क्वेश्चन आप कर लें प्रैक्टिस, और मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपको वहाँ पे डिस्कस कर लूँगा। अब नेक्स्ट हम आते हैं मोलर वॉल्यूम पे। बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है, गैसेस की कैलकुलेशन करने के लिए आपको इस्तेमाल होता है। जिस तरह आपने अभी देखा है कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस या एनी एलिमेंट सब्सटेंस जो होगा उसके अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे, 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, जिसमें एटम्स, आयन, मॉलिक्यूल सब आ जाते हैं। तो ये 1 मोलर है। इसी तरह मोलर, ये तो कुछ किसी भी सब्सटेंस है ना, अगर आपको कोई गैस आ जाए, फॉर गैस के लिए जो होता है आपके पास 1 मोल ऑफ एनी गैस, कोई भी गैस हो, लेकिन अगर उसका 1 मोल गिवन हो तो वो उसका मतलब होता है उसके अंदर पार्टिकल्स तो सेम ही होंगे, लेकिन वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर। तो ये आपके पास एक स्टैंडर्ड है गैस का कि अगर कोई भी गैस है और अगर उसका 1 मोल गिवन है तो ऑब्वियस ही बात है उसके अंदर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स तो इतने ही होंगे, लेकिन वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है कि 1 मोल ऑफ़ एनी गैस, कोई भी गैस है, क्लोरीन, फ्लोरीन, कोई नियॉन है या कोई नोबेल गैस है, तो उसके लिए आपके पास इतनी क्यूबिक डेसीमीटर वो वॉल्यूम अगर ऑक्यूपाई कर रही है तो इट मीन्स आपके पास उसका जो मैस मोल वो मोल्स हैं आपके पास वो 1 मोल है। ठीक हो गया। अब सिंपल सा एक क्वेश्चन है कि 2.5 मोल्स ऑफ क्लोरीन कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। 2.5 मोल्स ऑफ Cl2 गैस जो है ये वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करेगी, तो हमने ये कैलकुलेट करना है। जिस तरह अभी देखें वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड है जो मैं आपको बता चुका हूँ। 1 मोल ऑफ Cl2 अगर हमारे पास हो तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करना चाहिए उसको, 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर। तो क्वेश्चन के हिसाब से 2.5 मोल ऑफ Cl2 तो कितना करेगी, x। अब आपने x कर लिया इसको, तो सिंप्लीफाई करने के लिए आपने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया दोनों क्वांटिटीज़ को, तो बड़ा इजी हो जाता है। x इंटू 1 इक्वल टू 22.414 इंटू 2.5। तो x की वैल्यू आपके पास जो क्या आ रही है, आपके पास 56.035 क्यूबिक डेसीमीटर आपके पास
2.5 मोल्स ऑफ आ गए। यानी वही आपको स्टैंडर्ड जब पता होगा तो स्टैंडर्ड के हिसाब से आप एक्स वाला मेथड लगाएंगे तो आपके पास मोलर वॉल्यूम आता जाएगा। इसी तरह बेतहाशा क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन भी आ सकता है कि 50, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ ताकि आपको एक और क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसने कहा है कि आपके पास एक गैस है, फॉर एग्ज़ाम्पल ऑक्सीजन है, वो 50 क्यूबिक डेसीमीटर जो है ऑक्यूपाई कर रही है। आपके पास ऑक्सीजन गैस है, उसका वॉल्यूम कितना है 50 क्यूबिक डेसीमीटर, तो उसके मोल्स कितने होंगे, मोल्स आपने कैलकुलेट करने हैं। तो कैसे करेंगे, अगेन वही कि अगर 1 मोल अगर आपके पास गैस का हो, ऑक्सीजन का हो, तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर। और अगर 50 डीएम क्यूब आपके पास वॉल्यूम हो तो कितने मोल्स होने चाहिए, एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 50 इंटू 1 इक्वल टू 22.414 इंटू एक्स। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 50 डिवाइडेड बाय 22.414 विच इज़ इक्वल टू, क्या आंसर आना चाहिए आपके पास आपके पास आ रहा है तकरीबन ये 2.23 मोल्स, 2.23 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन होगा। क्लियर हो गया। यानी मेथड आपका, अगर आपको ये मेथड समझ आ गया ना एक्स वाला, तो आप सारे क्वेश्चंस इसके इस चैप्टर के सॉल्व कर सकते हो। तो काफ़ी इजी मेथड है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह सॉल्व आपने करना है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालने के लिए। परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या होता है आपके पास कि बेसिकली कोई भी आपके पास कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम ऑक्साइड है MgO, इसकी जो पूरी कंपोजिशन होगी वो 100% होनी चाहिए। यानी इन दोनों की जो कंपोजिशन है कि MgO के अंदर Mg कितने परसेंट है और ऑक्सीजन कितने परसेंट है, तो जो दोनों को ऐड करें तो दैट इज़ योर परसेंटेज कंपोजिशन, कंपोज हुआ। यानी MgO कितने परसेंट मैग्नीशियम से कंपोज हुआ है या बना है, और ऑक्सीजन कितने परसेंट, MgO कितने परसेंट ऑक्सीजन से मिलके बना है। तो सिंप्लीफाई करते हैं, इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है कि परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट निकालने के लिए, कि किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज किसी कंपाउंड के अंदर से निकालने के लिए क्या होता है कि मास ऑफ एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड mass of element in 1 mole of compound divided by mass of whole compound या molar mass of whole compound into 100%। आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब किस तरह करना है ये मैं आपको एग्जांपल देता हूँ मैग्नीशियम ऑक्साइड की। अब मुझे पता करना है कि MgO में मैग्नीशियम की कितनी परसेंटेज है और ऑक्सीजन की कितनी परसेंटेज है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले MgO का मोलर मास पता होना चाहिए। तो मोलर मास ऑफ MgO हमारे पास क्या आएगा, मैग्नीशियम का कितना होता है आपके पास 24 और ऑक्सीजन का होता है 16, तो ये बनता है 40 ग्राम्स पर मोल इस पूरे MgO का मोलर मास। क्लियर है। अब इस फॉर्मूले में पुट करते हैं कि एलिमेंट, फॉर एग्जांपल मैंने Mg का निकालना है, परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम, तो मैं कैसे निकालूंगा, परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम निकालने के लिए मुझे मैग्नीशियम का 1 मोल का मास पता होना चाहिए। मास कितना है मैग्नीशियम का, हमारे पास 24 डिवाइडेड बाय टोटल मोलर मास ऑफ होल कंपाउंड कितना हमारे पास आया है 40 इंटू 100%, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास मैग्नीशियम का ऑलमोस्ट तकरीबन ये 60% बन रहा है, 60% बन रहा है Mg की परसेंटेज। इसी तरह अगर ऑक्सीजन की मैं निकालना चाहूँ तो ऑक्सीजन की कैसे आएगी, परसेंटेज O की, मास ऑफ ऑक्सीजन 16 डिवाइडेड बाय होल कंपाउंड का मोलर मास जिसके अंदर ऑक्सीजन पाई जा रही है, दैट इज़ 40 इंटू 100, तो ये तकरीबन आ रहा है हमारे पास 40% राउंड अबाउट। तो देखें अब टोटल परसेंटेज ऑफ MgO कितना बन रहा है, 60 + 40 इज़ 100%। तो ये आपके पास इस तरह कैलकुलेट आप कर सकते हैं, कोई भी कंपाउंड हो उसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक आ गया जी एक्सेस एंड लिमिटिंग रिएक्टेंट का। एक्सेस एंड लिमिटिंग रिएक्टेंट बड़ा इजी है, आपने वही मोल वाली कैलकुलेशन करनी है इसमें सारी। अगर आपको वो समझ आ गई है कि मोल की कैलकुलेशन कैसे करते हैं तो आपको
ये भी समझ आ जाएगा कि ये कैसे कैलकुलेट करना है। सिंपल मैं एग्जांपल पे आऊँगा इसकी। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एक्सेस और लिमिटिंग रिएक्टेंट्स होते क्या हैं। आप कोई भी केमिकल रिएक्शन करवाते हो उसमें आपने एक्सेस और लिमिटिंग रिएक्टेंट, यानी आपको फॉर एग्जांपल वाटर H2 प्लस O2 इज इक्वल्स टू 2H2O। अब आपने ऐसा दो रिएक्टेंट लिए, उससे एक प्रोडक्ट बन गया। अब फॉर एग्जांपल आपने कोई दो रिएक्टेंट लिए और वो दोनों के दोनों रिएक्टेंट कम्प्लीटली कंज्यूम होके प्रोडक्ट बना दिया, तो दैट वुड बी लिमिटिंग। यानी आपने रिएक्टेंट डाले ही लिमिटिंग अमाउंट में थे, एक फ़िक्स मिकदार में डाले थे, और उससे क्या हुआ कि आपके पास पूरे का पूरा प्रोडक्ट बन गया। ये आपके पास होते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब एक्सेस यानी नॉन लिमिटिंग कौन से होंगे कि आपने फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिया और उससे रिएक्ट करा के वाटर बना लिया। जब आपका रिएक्शन कंप्लीट हो गया, वाटर बन गया, अब आपने देखा कि आपकी रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन बाकी बच गई, यानी वाटर तो आपका जितना बनना था बन गया, रिएक्टेंट के अंदर आपकी हाइड्रोजन जो है वो कुछ बाकी बच गई है, तो वो रिएक्ट नहीं हुई। इट मीन्स कि वो एक्सेस अमाउंट में आपने डाल दिया था। यानी वो रिएक्टेंट जो एंड पे बच जाए, उसकी वैल्यू बच जाए और वो आपको नज़र आ रही हो केमिकल रिएक्शन में, तो दैट इज़ एक्सेस और नॉन लिमिटिंग। यानी आपने वो ज़्यादा मिकदार में डाल दिया है तो वो जो है वो बच गया है, तो इसे कहते हैं एक्सेस रिएक्टेंट। अब इसकी एग्जांपल करते हैं, ये वाटर वाली एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके पास स्टैंडर्ड है कि 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करके 2 मोल्स ऑफ वाटर जो है वो बनाते हैं। अब मैं आपको एक वैल्यू दे देता हूँ कि फॉर एग्जांपल 10 मोल ऑफ हाइड्रोजन हो और उसने रिएक्ट करना हो 7 मोल ऑफ ऑक्सीजन से, तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो बन जाएगा, जो हमें नहीं पता। अब मुझे कैसे पता चलेगा इन दोनों में से एक्सेस कौन सा है और लिमिटिंग कौन सा है? तो हम नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट कर देंगे दोनों के और फिर देखेंगे कि किसके ज़्यादा या किसके कम आ रहे हैं। तो बड़ा इजी है, आपको देख लें कि अगर देखें आपके पास क्या आ रहा है, वाटर आपने कैलकुलेट करना है कि कितना वाटर बनेगा। तो देखें अगर आपके पास 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हो स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो कितना वाटर बन रहा है? 2 मोल्स ऑफ वाटर बन रहा है, वही एक्स वाला मेथड है। और तो अगर क्वेश्चन के हिसाब से 10 मोल ऑफ हाइड्रोजन हो तो वाटर कितना बनना चाहिए? एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2 इंटू एक्स इक्वल टू 10 इंटू 2, तो x इक्वल्स टू 10 इंटू 2/2, तो विच इज़ इक्वल्स टू 10 मोल्स ऑफ H2O। समझ आ गई कि आपके पास हाइड्रोजन के हिसाब से 10 मोल ऑफ वाटर बनना चाहिए। अब ऑक्सीजन का देख लेते हैं, मैं इधर साथ ही कर देता हूँ। ऑक्सीजन का देखें स्टैंडर्ड के हिसाब से 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट करे तो कितना वाटर बनता है? स्टैंडर्ड के हिसाब से 1 मोल ऑफ O2 प्रोड्यूसेस 2 मोल्स ऑफ H2O। क्लियर है स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो क्वेश्चन के हिसाब से अगर 7 मोल ऑफ ऑक्सीजन हो तो वो कितना वाटर बनाना चाहिए? x क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x इंटू 1 इक्वल टू 7 इंटू 2, तो x इक्वल्स टू 14 मोल्स ऑफ वाटर बना रहा है। तो देखें कौन सा ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है? ऑक्सीजन का, यानी ये 10 मोल बना रहा है और ये 14 मोल बना रहा है। तो इट मीन्स के हाइड्रोजन जो है ये आपके पास आ गया जी नॉन लिमिटिंग, या जिसको एक्सेस भी बोलते हैं, और ये आपके पास हाइड्रोजन जो आ गया ये लिमिटिंग आ गया, क्योंकि इसने नंबर ऑफ़ मोल्स कम बनाए। तो वही मोल वाला क्वेश्चन है बेसिकली। जब आप दोनों रिएक्टेंट के हिसाब से प्रोडक्ट की मोल कैलकुलेट कर लेते हो, तो जो ज़्यादा बना रहा होगा वो नॉन लिमिटिंग या एक्सेस होगा, और जो कम बना रहा होगा वो लिमिटिंग होगा। बस ये आपने आंसर में साथ मेंशन कर देना है। तो ये वही सारा मोल वाले क्वेश्चंस हैं, बस आपने क्या करना है बता देना है आंसर के साथ कि एक्सेस कौन सा है और लिमिटिंग या जो है वो कौन सा रिएक्टेंट है। तो इसी तरह आप इसकी एग्जांपल्स कर लें। बाकी सिंपल सी एग्जांपल मैंने आपको करा दिया। तो आंसर जिसका ज़्यादा आएगा दैट इज़ एक्सेस, और जिसका कम आएगा दैट इज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट। अच्छा जी, इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज़ थ्योरेटिकल एक्चुअल एंड परसेंटेज यील्ड। इसको पहले समझ लें कि ये होता क्या है। यील्ड क्या होता है? बेसिकली आपके पास जो प्रोडक्ट आ रहा है कितना वो आ रहा है, दैट इज़ यानी आपकी प्रोडक्शन कितनी हो रही है किसी भी चीज़ की, प्रोडक्ट्स कितने बन रहे हैं, दैट इज़ योर यील्ड। अब थ्योरेटिकल यील्ड क्या होगा कि आप कोई केमिकल आप रिएक्शन करते हो, आप जो पेज पे एक कैलकुलेशन करते हो उस रिएक्शन के हिसाब से,
कि इतने मोल्स हम ले रहे हैं और इतने मोल्स प्रोड्यूस होंगे, तो वो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स की वैल्यू आती है दैट इज़ थ्योरेटिकल यील्ड, कि थ्योरेटिकली हमने कैलकुलेट कर लिया कि कितने प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जब वही रिएक्शन जब आप एक्चुअल में परफॉर्म करते हो तो उसमें होता क्या है कि प्रोडक्ट की वैल्यू में चेंज आता है। तो वो होती है आपके पास एक्चुअल यील्ड, कि एक्चुअली में जब आपने वही रिएक्शन जो थ्योरेटिकल कैलकुलेट किया, वही रिएक्शन जब आपने एक्चुअल में परफॉर्म किया, रियल लाइफ में परफॉर्म किया, तो उसके परफॉर्म करने से आपके पास एक्चुअली कितना प्रोडक्शन हो रही है प्रोडक्ट्स की, दैट इज़ एक्चुअल यील्ड। और परसेंटेज में हम फिर एक्चुअल और थ्योरेटिकल की वैल्यू को दोनों को कैलकुलेट करके परसेंटेज हम निकाल लेते हैं। तो परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है, वही होता है आपके पास एक्चुअल यील्ड कितनी आ रही है, क्योंकि एक्चुअल कम ही आती है थ्योरेटिकल से, क्योंकि एक्चुअल रियल लाइफ में आपके पास और भी बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। फिर डिवाइडेड बाय उसको हम करते हैं थ्योरेटिकल से और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो ये हमारे पास परसेंटेज यील्ड जो है वो आ जाता है। अब एक एग्जांपल करते हैं, आपको उसमें आइडिया हो जाएगा कि किस तरह एक्चुअल और थ्योरेटिकल यील्ड हम कैलकुलेट करेंगे। सॉरी, आपके पास एक रिएक्शन है जिसमें आपके पास जिंक है, वो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है CuSO4, और आपके पास जो प्रोडक्ट्स बनेंगे दैट इज़ जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस Cu, कॉपर अलग हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या है कि अगर आपके पास 1.274 ग्राम ऑफ कॉपर हो और वो रिएक्ट करे सॉरी CuSO4 जब व्हेन रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ जिंक, जब उसको जिंक के साथ रिएक्ट कराया जाता है, तो यानी एक्सेस क्वांटिटी में जिंक हो, तो इससे क्या बनेगा हमारे पास, वो कह रहा है कि 0.392 ग्राम ऑफ कॉपर मेटल जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, Cu प्रोड्यूस हो रहा है। तो हमने अब इसकी यील्ड निकालनी है, परसेंटेज यील्ड, के एक्चुअली कितना आ रहा है, एक्चुअली इतना बन रहा है और थ्योरेटिकल हमारा कितना आएगा, तो फिर हम उसको फ़र्क महसूस जो है वो कर लेंगे। अब वही चीज़ है कि सबसे पहले आपके पास मोल्स ऑफ CuSO4 होने चाहिए कॉपर सल्फेट के, कितने होते हैं, तो हमारे पास मोलर मैस क्या है इसका 1 मोल ऑफ CuSO4, यानी इसका मोलर मैस क्या बनेगा CuSO4 का, आप मोलर मैस कैलकुलेट कर लो। कॉपर का कितना होता है आपके पास 63.5 पीरियोडिक टेबल से आप देख लें, प्लस सल्फ़र का होता है 32 और प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 एंड 16 इंटू 4, तो ये 64 बनेगा ऑक्सीजन का। तो ये हमारे पास टोटल आ रहा है 159.6 ग्राम्स पर मोल आपके पास CuSO4 का मोलर मैस आ गया। क्लियर है? अब हमारे पास इसको हमने कैलकुलेट करना है कि क्वेश्चन के हिसाब से कितने मोल्स इसके बन रहे हैं यहाँ पे, तो मोल्स कितने बनेंगे इसके कि अगर ये 1 मोल बना रहा है, दिस इज़ मोलर मैस, सो दिस इज़ 1 मोल। अगर 1 मोल ऑफ CuSO4 में इतने ग्राम मोल होते हैं, तो 1.274 पे कितने होंगे, x क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ रही, 159.6 x इक्वल टू 1.274 इंटू 1, तो x की वैल्यू आ गई 1.274 डिवाइडेड बाय 159.4, तो x की वैल्यू हमारे पास आ रही है कितनी आ रही है 7.98 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 मोल्स आ गए CuSO4 के 1.274 ग्राम के हिसाब से। ये मोल्स हमारे पास आ गए, मोल्स ऑफ CuSO4। क्लियर है? अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, स्टोक्योमेट्रिकली अब हम कैलकुलेट करेंगे कि अगर क्या इक्वेशन के हिसाब से देखें तो 1 मोल ऑफ, अगर देखें 1 मोल ऑफ CuSO4 रिएक्ट करे तो कितना कॉपर बन रहा है, 1 मोल ऑफ कॉपर, 1 मोल ऑफ कॉपर बन रहा है। अब ये थ्योरेटिकल हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये प्रैक्टिकली कितना बन रहा था, थ्योरेटिकल अब हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 1 मोल ऑफ Cu बन रहा है, तो क्वेश्चन के हिसाब से अगर 7.94 जो हमने कैलकुलेट किए हैं, 7.94 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 मोल ऑफ CuSO4 रिएक्ट करें तो कॉपर कितना बनना चाहिए,
एक्स किया तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एक्स की वैल्यू भी आ गई 7.94 इंटू 10⁻³ मोल्स ऑफ कॉपर। तो हमारे पास ये आ गया कॉपर की मोल्स की वैल्यू। तो ग्राम्स में सॉरी इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। तो कितने ग्राम आ रहा है जो हमारे पास 1 मोल ऑफ कॉपर है, 1 मोल ऑफ कॉपर कितने ग्राम बनाता है? अगर 1 मोल ऑफ कॉपर हो तो वो कितने ग्राम बनाएगा हमारे पास? इसका जो होता है 63.5 ग्राम अब ये बनाता है हमारे पास। 1 मोल ऑफ कॉपर में इतने ग्राम्स होते हैं। तो हमारे पास कितने मोल्स हैं? 7.94 कितना बनाएगा? देखें सारे टॉपिक पे आपके पास वो एक्स वाला मेथड ही यूज़ हो रहा है। तो ये कितने बनाएगा? एक्स कर लें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगेन किया कि एक्स को इसके साथ और इसको इसके साथ, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 7.94 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 63.5। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 0.5072 ग्राम ऑफ कॉपर हमारे पास आ गया। अब देखें हमारे पास इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दें। एक्चुअल यील्ड हमारे पास क्या आ रही थी 0.932 जो हमारे पास एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल परफॉर्मेंस दे के आई है। तो इस फार्मूले में पुट किया 0.392 डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल यील्ड हमारे पास क्या आई सॉरी 0.5072 मल्टीप्लाई बाय इसको 100 किया तो हमारे पास परसेंटेज यील्ड की वैल्यू क्या आ गई 77.3% हमारे पास यील्ड की परसेंटेज वैल्यू आ गई। तो सिंपली आपने क्या करना है उसी तरह चाहे मोल्स गिवन हो चाहे मैसेज गिवन हो, आपने दोनों की एक्चुअल आपको गिवन होगी, थियोरेटिकल आप कैलकुलेट करेंगे और उसको फार्मूले में पुट करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा। तो आई होप आपको ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे इस पूरे चैप्टर के। अगर आपको ये एक्स वाला मेथड समझ आ जाता है ना तो आपके सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हल हो जाएंगे। तो ये वाला मेथड आपने गौर से समझना है, लाजमी समझना है, जो मैंने मोल्स में आपको समझा दिया। तो ये पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सारा चैप्टर क्लियर हो गया होगा। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे चैप्टर 2 के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।